जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी के लिए पुनः हमारा लाइव सेशन प्रारंभ हो चुका है और आप सभी को पता है कि समाधान स्टडी द्वारा बहुत ही शानदार क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है और लगातार आप सभी के लिए ये एक महत्वपूर्ण सेशन प्रारंभ किया जा रहा है। तो चलिए आइए मेरे साथ सभी साथी इस बेहतरीन से शानदार से इस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर काफ़ी अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज पढ़ते हैं हम लोग पौधे में परिवहन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 12th की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साथ में फैक्ट भी जानेंगे और कुछ क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल ध्यान में ही रखना पड़ेगा। पादपों में पाए जाने वाले पदार्थों का कम दूरी का परिवहन जैसे पोषक तत्वों और जल आदि होता है। विसरण होगा साइटोप्लाज्मिक धारा सक्रिय परिवहन, केवल सक्रिय परिवहन या विकल्प ए या विकल्प बी। तो साथियों ध्यान देना है, कम दूरी तक पदार्थों की गति जैसे जल, खनिज, पोषक तत्व, गैर और हार्मोन्स आदि विसरण द्वारा होता है। कोशिका द्रव जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो नोट करना आपका जो आंसर होगा विसरण और यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक जो है धारा सक्रिय परिवहन, ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पादपों में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का लंबी दूरी का जो परिवहन होता है, सरल स्थायी ऊतक द्वारा, जटिल स्थायी ऊतक द्वारा, विभोजी ऊतक द्वारा या फिर उपकला ऊतक द्वारा। तो अधिक दूरी तक कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का परिवहन जटिल स्थायी ऊतकों द्वारा होता है। आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ओके साथियों, क्या आंसर बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर बन जाएगा। ये आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान दीजिए। मूलीय पादपों में जल व खनिजों का परिवहन मूल से तने, पत्तियों, पुष्पों और फलों में निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, वलकुट, ए और बी दोनों ही। तो सभी साथी नोट करिएगा, मूलीय पादपों में जल व खनिजों का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा साथियों? जाइलम द्वारा होता है। ये आपको ऑब्वियसली पता है और इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, पादपों में गैसों, हार्मोन्स और कार्बनिक विलियों का परिवहन होता है। बहुदिशीय, एक दिशीय, दो दिशाओं में या फिर पहले एक दिशा में बाद में कई दिशाओं में विभाजित। तो आप सभी को नोट करना है, आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा बहुदिशीय। क्या बन जाएगा साथियों? बहुदिशीय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो सभी ने कर पाया होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिना ऊर्जा व्यय के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति कहलाती है परासरण, निष्क्रिय परिवहन, विसरण या फिर सक्रिय परिवहन। तो नोट करना कि विसरण सांद्रता प्रवणता के जो है बढ़ने पर यह पाया जाता है, अर्थात अणुओं का गमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। क्या साथियों? विसरण। तो क्या आंसर बन जाएगा आपका? आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विसरण एक प्रक्रिया है जो सक्रिय रूप से सांद्रता प्रवणता के साथ सम्मिलित है। वाष्पों उत्सर्जन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो विसरण जो है जीवन की विभिन्न
प्रक्रियाओं में, जैसे कि पादपों द्वारा वाष्प उत्सर्जन, जीवों द्वारा श्वसन, प्रकाश संश्लेषण आदि में सक्रिय होती है। तो आपका वाष्प उत्सर्जन, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन जो है विसरण की दर को प्रभावित करते हैं? सांद्रता प्रवणता, झिल्ली की पारगम्यता, तापमान और दाब या उपर्युक्त सभी। तो नोट करिएगा, उपर्युक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। सांद्रता प्रवणता, झिल्ली की जो है पारगम्यता, ताप और दाब, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट पर आते हैं, किसी पदार्थ के विसरण की दर प्रभावित नहीं होती है। किसी पदार्थ के विसरण की दर प्रभावित नहीं होती है। विसरित पदार्थों पर पाए जाने वाले विद्युत आवेश द्वारा विलयन के अन्य पदार्थों की उपस्थिति द्वारा विलयन में पदार्थों का आणविक आकार द्वारा या फिर लिपिड में विसरित पदार्थों की घुलनशीलता द्वारा। तो सभी को नोट करके रखना है कि विसरण की प्रक्रिया में विस्तारित पदार्थों पर विद्युत आवेश विसरण की दर को प्रभावित करते हैं। आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ओके, क्या है आपका आपका विलयन में अन्य पदार्थों की उपस्थिति द्वारा। ओके साथियों, आते हैं जरा आगे। नेक्स्ट नोट करिएगा, किस प्रकार के पदार्थों का विसरण निम्न में या झिल्ली द्वारा निकलने पर पहचाना कठिन है? जल विरागी पदार्थों को, जल अनुरागी पदार्थों को, कार्बनिक विलायकों को, या फिर जल रागी व जल विरागी दोनों पदार्थों को। तो साथियों सभी को नोट करना है, नोट करके रखना है। आपका जो राइट आंसर बन जाएगा लिपिड्स विलयन अणु जल विरागी सरलता से झिल्ली में जो है पार चले जाते हैं। तो आपका आंसर होगा क्या कि जल अनुरागी पदार्थों को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला है कि पादप पत्ती के रंध्र खुलने पर उसे जलवाष्प बाहर निकलती है। ठीक उसी प्रकार पादप में प्रकाश संश्लेषण के लिए समय सांद्र घुलने पर कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होती है। निम्नलिखित विकल्प में से ऊपर दिए गए कथन का सही आपको जवाब यहाँ पर देना है। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण स्वतंत्र प्रक्रिया होती है। दोनों प्रक्रिया साथ संपन्न होती है क्योंकि जल व कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की प्रवणता में भिन्नता हो जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, क्या है ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक अणुओं के परिवहन पर प्रभाव डालते हैं जब जो है वाहक मध्यस्थ सुसाध्य विसरण होता है? लिपिड में अणुओं की घुलनशीलता, सांद्रता प्रवणता, वाहक अणु की उपलब्धता या उपर्युक्त सभी। तो सुसाध्य विसरण में विसरण की दर लिपिड्स में अणुओं की घुलनशीलता तथा अणुओं के आणविक आकार पर निर्भर करती है। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्या आंसर बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जलरागी पदार्थों के परिवहन को सुगमता बनाने के लिए झिल्ली पर जल मार्ग पाया जाता है। ये मार्ग बने होते हैं 8 समान प्रकार के
एक्वापोरिन से, 8 विभिन्न प्रकार के एक्वापोरिन से, पोरिन प्रोटीन्स या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों सभी बंधु नोट करिएगा, जलरागी पदार्थों में परिवहन के लिए कोशिका झिल्ली पर एक्वापोरिन या फिर आपका जलमार्ग प्रोटीन पाए जाते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं। सुसाध्य विसरण प्रक्रिया में एक्वापोरिन क्या है? लिपिड, वाहक प्रोटीन, मार्ग प्रोटीन या वाहक लिपिड्स होगा। तो साथियों सभी को नोट करा, एक्वापोरिन कोशिका झिल्ली में उपस्थित एक प्रोटीन है। ये जो है आपका जल में विलयशील पदार्थों का सरलता से परिवहन करता है। तो जो आपका राइट आंसर बन जाएगा मार्ग प्रोटीन। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा, सुसाध्य विसरण में सम्मिलित वाहक अणु के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ये विलेय अणुओं को झिल्ली के एक तरफ सांद्रित करने में उत्तरदायी होते हैं। ये झिल्ली के आर पार परिवहन की गति बढ़ाने में उत्तरदायी होते हैं। विलेय से जुड़ने पर इनमें जो है घटनात्मक परिवर्तन होता है या इनके ऊपर परिवाहिनित अणु से जुड़ने के लिए विशिष्ट बंधन स्थल उपस्थित होते हैं। तो साथियों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ये विलेय अणुओं को झिल्ली के एक तरफ सांद्रित करने में उत्तरदायी होते हैं? आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं जरा आगे, ध्यान दीजिए। झिल्ली द्वारा पदार्थों के शिखर परिवहन के लिए क्या आवश्यक है? अवशोषित ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा, वर्णक, इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों क्या आंसर हो सकता है? तो आपका जो आंसर होगा अवशोषित एनर्जी, अवशोषित ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है साथियों, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्न में से कौन सा मापदंड सुसाध्य परिवहन का न होना दर्शाता है? विशिष्ट झिल्ली का प्रोटीन की आवश्यकता, उच्च वर्णात्मक परिवहन संतृप्त या फिर ऑप्शन नंबर डी शिखरो परिवहन। तो सभी बंधु नोट कर सकते हैं, क्या आंसर कर सकते हैं? तो शिखरो परिवहन जो है प्रक्रिया में पदार्थों का विसरण कम सांद्रता से अधिक पारगम्य क्षेत्र की ओर सक्रिय रूप से होता है। तो जो आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा वाला, कि शिखरो परिवहन। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि पादपों में सक्रिय परिवहन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और गलत कथन को आपको चुनकर अलग करना है। देखिए चलिए साथियों यहाँ पर सारे गलत हैं, पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है इसे। नेक्स्ट देखिए, पदार्थों के परिवहन में सक्रिय परिवहन को महत्वपूर्ण माना है क्योंकि पदार्थों का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। क्योंकि पदार्थों का परिवहन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। क्योंकि ये विसरण गुणांक बढ़ाता है। क्योंकि ये एटीपी का उपयोग नहीं करते हैं। क्या आंसर हो सकता है? तो सक्रिय परिवहन की बात करें, सक्रिय परिवहन निष्क्रिय परिवहन से तीव्र होता है और ये सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध पाई जाती है। तो जो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, क्योंकि पदार्थों का परिवहन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। बी आंसर करेक्ट है। ओके,
नेक्स्ट पर आते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म परिवहन का चयनात्मक व विशिष्ट प्रकार है? निष्क्रिय परिवहन व सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन व सुसाध्य विसरण, या फिर सुसाध्य विसरण व सक्रिय परिवहन, या सरल विसरण व सुसाध्य विसरण। तो क्या आंसर हो सकता है, सभी को बताना है। चलिए राइट आंसर की बात करें, क्या राइट आंसर हो सकता है? तो कोशिका के भीतर और बाहर विशिष्ट एवं चयनात्मक पदार्थों के परिवहन के लिए सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्या आंसर होगा? एक तो सक्रिय परिवहन और सुसाध्य विसरण दोनों ही, बोथ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या है? बोथ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बोला है कि जो है साकीय पादप में कुल भार का लगभग शुष्क भार कितना होता है? ताज़ा भार का लगभग 50%, ओके, ताज़ा भार का 31%, ताज़ा भार का लगभग 10 से 15%, या शुष्क भार का निश्चित 29%। तो साथियों आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताज़ा भार का लगभग 10 से लेकर 15%। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, विलेय कण जल के विसरण दाब को कहते हैं। विलेय कण जल के विसरण दाब को कहते हैं। बढ़ते, घटते, स्थिर, बनाए रखते, शून्य से भी कम कर देते। तो साथियों ध्यान रखना है कि शुष्क जल का विसरण दाब अधिकतम होता है यदि शुद्ध जल के या शुद्ध जल में विलेय अणु मिलाए जाते हैं, तो इसका विसरण दाब कम हो जाता है। तो आपका कम होना मतलब घट जाता है, ओके, घटते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जल विभव बढ़ता है विलेय मिलने से, वाष्पीकरण से, कार्बनिक पदार्थों के मिलने से, या फिर जो है दाब बढ़ने से। तो शुद्ध जल व विलयन में यह लागू होता है, और यदि दाब से अधिक आपका वातावरण दाब है तो जल विभव भी बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी साथियों करेक्ट होगा। क्या होगा? दाब बढ़ने से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि विलेय विभव सदैव होता है, धनात्मक, बराबर, ऋणात्मक, इनमें से कोई भी नहीं। तो विलेय विभव सदैव ऋणात्मक होता है। कैसा होता है साथियों? ऋणात्मक होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और विलेय अणु अधिक होने पर विलेय विभव कम होगा, यह भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जल विभव को सुनिश्चित करने वाले दो मुख्य कारक हैं। तो कौन कौन से दो मुख्य कारक हैं? जल विभव जल की गति या परिवहन को समझने के लिए आधारभूत धारक है। तो आपका विलेय विभव और दाब विभव, बी आंसर सत्य होगा साथियों। क्या होगा? बी आंसर आप लोग लगाते हैं, बिल्कुल करेक्ट लगा पाएंगे। मक्के का पादप एक दिन में कितने लीटर जल अवशोषित करता है? 3 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, या फिर 4 लीटर? क्या हो सकता है? तो साथियों 3 लीटर। कितना? 3 लीटर। मक्के का एक पादप लगभग 3 लीटर का अवशोषण प्रतिदिन, मतलब आपका प्रतिदिन करता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ए आंसर करेक्ट है। स्फीति कोशिका में निम्नलिखित में से क्या शून्य हो जाता है? तो क्या शून्य होगा आप लोग बताएंगे? तो साथियों शून्य की बात करें, DPD होगा, विसरण दाब न्यूनता, जिसे हम लोग फुल फॉर्म के तौर पर कह सकते हैं। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन आप सभी के लिए। कल साथियों मैं मॉर्निंग में आपके समक्ष लाइव आ रहा हूँ, तो लाइव आना मत भूलिए, मॉर्निंग 7 बजे। ठीक है साथियों, स्ट्रीमिंग आपको मिल जाएगा। कल हम आपसे लाइव मिलने वाले हैं, तो क्लास हम लोग लाइव आपके समक्ष सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा।
आप अपने डाउट्स, क्वेरीज सब कुछ पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।